हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टॉप 25 साइंस एमसीक्यूज फॉर आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो है वो ये पहला एमसीक्यूज मैं लेकर के आया हूं, जो टॉप 25 सीरीज की है। और इसके पहले भी तो साइंस की क्लासेस में लेकर के आता ही रहा हूं, तो आप उन्हें भी देखेंगे। और देखिए क्या कुछ लेकर के आया हूं मैं आपके लिए, है ना। कैसे आप सब अपनी तैयारी को बिल्कुल इस चैनल के माध्यम से जोड़ करके और खूबसूरत तरीके से जारी रख रहे हैं, ये मैं जानता हूं। और आप इस चैनल के माध्यम से पढ़ते हुए बहुत कुछ सीख रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, है ना। चलिए देखते हैं इस लोगो को। आप देख लीजिए, यही वो लोगो है जो मैं आपको प्रतिदिन अपनी क्लास के शुरुआत में दिखलाता हूं। क्या धैर्य, उचित मार्गदर्शन और लगातार परिश्रम। उचित मार्गदर्शन बिल्कुल केंद्र बिंदु में, और धैर्य तथा लगातार परिश्रम करने की क्षमता जो है वो आपको सफलता दिलाएगी। ओके, जहां तक उचित मार्गदर्शन का सवाल है, मैं आपको दे ही रहा हूं। आप इस चैनल के माध्यम से उचित मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, और धैर्य और लगातार परिश्रम आपको सफल बनाएगी, है ना। इससे पहले कि हम इस सेशन की शुरुआत करें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड तक शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। और ठीक है, देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, और बिल्कुल एग्जामिनेशंस में ऐसे ही क्वेश्चंस रिपीट किए जाने की पूरी संभावना। तो यहां से देखते चलेंगे, व्याख्याएं दूंगा। 20-25 क्वेश्चंस क्विक मैनर में हम करेंगे, और एक्सप्लेनेशंस को जब आप देखेंगे तो क्वेश्चंस की संख्या बढ़ करके बिल्कुल 100 हो जाएगी। यानी कि आप एक क्लास में लगभग 100 क्वेश्चन को शूट आउट कर रहे हैं। न्यूटन का द्वितीय गति नियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? राइट आंसर इज संवेग परिवर्तन, है ना। कैसे? न्यूटन का द्वितीय गति का नियम जो है वो संवेग परिवर्तन की दर, न्यूटन का द्वितीय गति नियम कहता है बल इक्वल टू संवेग परिवर्तन की दर एक F इक्वल टू dt बाई dt, अर्थात जितना अधिक बल लगाया जाएगा उतना अधिक संवेग बदलेगा। यही नियम त्वरण की अवधारणा को भी स्पष्ट करता है। तो यहां पर जो ऑप्शंस में दिया गया है संवेग, यहां जो ऑप्शंस है इसके हिसाब से बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। यदि किसी वस्तु की गति दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? ये 4 गुनी हो जाती है। अगर हम किसी वस्तु की गति दोगुनी कर दें तो इसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। इसे निम्न समीकरण से हम आसानी से समझ सकते हैं। गतिज ऊर्जा 1/2 mv², ये इसका फॉर्मूला हो गया गतिज ऊर्जा का, है ना। v जो है वेग, इसको हम 2 भी कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो k जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 1/2 m/2v², है ना। 1/2 m इंटू 2v²। तो 4 ये जो है वो 4 गुनी हो गई। आपने इस समीकरण में यहाँ पे देख लिया आंसरिंग, इसलिए गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी। ओके, घर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? ये संपर्क क्षेत्रफल पर जो है वो घर्षण बल निर्भर नहीं करता है। बाकी सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, सामान्य बल पर निर्भर करता है, सतह की खुरदरापन पर निर्भर करता है। लेकिन सी आंसर जो है वो यहां पे हो जाएगा। ओके, घर्षण बल मुख्यतः सतह की प्रकृति, सामान्य बल पर निर्भर करता है, लेकिन संपर्क क्षेत्रफल बढ़ने या घटने पर बल में परिवर्तन नहीं होता। यही कारण है कि मोटे और पतले ब्लॉक पर घर्षण जो है वो समान रहता है। तो इन्हें आप देख लें। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। ओके,
थोड़ा पास्कल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल, एसआई यूनिट N बाई एम स्क्वायर, जिसे पास्कल कहते हैं, पीए कहते हैं। नुकीली वस्तुएं अधिक दाब डालती है क्योंकि उनका क्षेत्रफल कम होता है। ओके, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी एंड राइट आंसर इज लीवर। ओके, फ्यूज तार का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूज वायर इज। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर इज, ये क्या होता है? बहुत कम होता है। फ्यूज तार का मेल्टिंग पॉइंट जब बहुत ज्यादा रहेगा तो जल्दी फ्यूज हो जाएगा, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए वो जल्दी पिघलता नहीं है। फ्यूज तार अधिक धारा प्रवाहित होने पर जल्दी पिघल जाता है ना, और परिपथ को तोड़ देता है, इसलिए इसका गलनांक जो है वो निम्न होता है। ओके, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? ये दाएं हाथ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का यहां पर प्रयोग किया जाता है। सो द राइट आंसर इज डी हियर। ओके, यदि दाहिने हाथ की अंगूठा धारा की दिशा में रखें तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। यह नियम धारा वहन करने वाले सीधे चालक के लिए प्रयोग होता है। इस तरह से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम ऐसे। ओके, इन व्याख्याओं पर आप ध्यान रखेंगे। विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है किस पर? धारा पर चुंबकीय बल, इसी सिद्धांत पर आधारित है विद्युत मोटर का सिद्धांत। ओके, जब धारा वहन करने वाले चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है, यह बल मोटर को घुमाता है। यह सिद्धांत जो है वो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये वाला क्वेश्चंस आपको बार बार एग्जामिनेशंस में देखने को मिल जाएंगे कि मोटर से जो है वो हम कौन सी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा जो है वो हम मैकेनिकल एनर्जी उत्पन्न करते हैं मोटर से, है ना। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? आप जानते ही हैं, ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती हैं। ये कैसी होती हैं? तो ये भी तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बार बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगे किस तरह की तरंगे हैं, तो ये जो है वो यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे जो है वो यांत्रिक तरंगे होती हैं, और यही वजह है कि इन्हें चलने के लिए कणों की आवश्यकता होती है। ओके, निर्वात में कण नहीं होते, इसलिए ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे होती है फ्रेंड्स? ये यांत्रिक तरंगे होती हैं। आप इस पर ध्यान रखेंगे। देख रहे हैं आप कितने सारे क्वेश्चन एक एक व्याख्याओं में को रिलेटेड, और यही इस चैनल की विशेषता, और यहां से आप बहुत कुछ सीखते हुए। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रकार की होती है? कैसी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस? ज्वलनशील होती है ना। ओके, बट सॉरी, राइट आंसर यहां पे सी है फ्रेंड। ओके, गंधहीन और गैर ज्वलनशील है जो है वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्डरलेस एंड नॉन फ्लामेबल गैस होती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड एक जो है गैस जो है वो एक गैस रंगहीन गैस है, गंधहीन और गैर ज्वलनशील गैस है। यह आग बुझाने वाले उपकरणों में प्रयुक्त होता है, तभी तो हम जहां पे आग लग जाता है वहां पे CO2 का प्रयोग करते हैं। जैसे हम CO2 को वहां पे डालते हैं तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट वहां से हटता है और आग बुझ जाती है। कौन सा तत्व परमाणु संख्या 6 का है? परमाणु संख्याओं को याद रखेंगे आप, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस एराइज किए जाते हैं। तो यहां से मैंने एक क्वेश्चन इसमें डाल दिया था। कार्बन का परमाणु संख्या जो है वो क्या होता है? 6 होता है। तो
तत्वों की परमाणु संख्या को आप याद रखेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट। हो सकता है कि उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डाल दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और पूछेगा कि कौन से तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो उसे आप देख लेंगे। परमाणु संख्या 6 वाला तत्व कार्बन है। कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों का मुख्य तत्व और जीवन के लिए एक अनिवार्य घटक भी है। ओके, कौन सा गैस अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? विच गैस इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन? और नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना, एसिड रेन का मुख्य घटक। अम्लीय वर्षा जो है वो मुख्यतः SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और NOx गैसों के कारण होती है। ये गैसें वायुमंडल में पानी के साथ मिलकर के सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती है, जिससे वर्षा का pH मान घट करके अम्लीय हो जाता है ना। तो ये वाली व्याख्या आप देखेंगे। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। ओके, NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? और यह है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र NaHCO3। NaHCO3 को बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। यह खाना और पकाने में उठाने वाले एजेंट के रूप में काम करता है ना। और अम्ल के संपर्क में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज भी करता है। सबसे अस्थिर एल्कीन कौन सा है? विच एल्कीन इज द मोस्ट स्टेबल? ये है 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन। ओके, सबसे अस्थिर एल्कीन वह होती है जिसमें अधिक सब्स्टिट्यूशन हो। 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन में 3 मिथाइल समूह द्विगुणित कार्बन को स्थिर बनाते हैं। ओके, राइट आंसर इसका डी हो गया। वीडियो को पॉज कर करके आप इसको देखेंगे। कौन सा गैस हाइड्रोजन बम में मुख्य रूप से उपयोग होती है? विच गैस इज मेनली यूज्ड इन ए हाइड्रोजन बम? और निश्चित तौर पे हाइड्रोजन बम में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन बम में H2, D2 और T2 के नाभिकों का संलयन, फ्यूजन होता है ना। ये सारे जो है वो हाइड्रोजन के अपर रूप है। हाइड्रोजन H2, D2 और T2 के नाभिकों का संलयन होता है, जिससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया सूर्य में ऊर्जा निर्माण के समान ही है ना। सूर्य में भी क्या होता है? नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया जो है वो सूर्य में होती है, और यहाँ से भारी मात्रा में जो एनर्जी क्रिएट होती है, तो उसे ही हम ग्रहण करते हैं। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? सिल्वर, जानते ही हैं, सबसे अधिक विद्युत का कंडक्टर है। चांदी है जी सबसे अच्छा विद्युत चालक धातु। इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल उपकरण और उच्च गुणवत्ता वाली वायरिंग में भी किया जाता है ना। वोल्टेमेट्रिक टाइट्रेशन में इलेक्ट्रोड का क्या कार्य होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन वोल्टामेट्रिक टाइट्रेशन? ये ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया को मापता है। मेजर्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। वोल्टामेट्रिक टाइट्रेशन में इलेक्ट्रोड प्रतिक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण और अपचयन की क्षमता को मापता है। यह प्रक्रिया वोल्टेज परिवर्तन के रूप में रिकॉर्ड की जाती है, जिससे प्रतिक्रिया का एंड पॉइंट जो है वो हमें पता चलता है। तो लंबी व्याख्या, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन से राइज हो रहे हैं। इन व्याख्याओं से आप बहुत कुछ सीखते हुए। कार्बनिक यौगिकों में आइसोमेरिज्म क्यों उत्पन्न होती है? व्हाई डज आइसोमेरिज्म अक्यूर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? क्यों होता है फ्रेंड्स? परमाणु की व्यवस्था में अंतर के कारण, ड्यू टू द डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। राइट आंसर इज बी। ओके, क्या कुछ कह रहा है? आइसोमेरिज्म जो है वो तब उत्पन्न होती है जब एक ही आणविक सूत्र वाले यौगिकों के परमाणुओं की स्थानिक व्यवस्था अलग अलग हो जाती है। इस कारण उनकी भौतिक और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए C4H10 के
दो आइसोमर्स हैं, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो आइसोमेरिज्म को आपने समझा यहां से। किसी धातु का आयनिक रेडियस उसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना से कैसे प्रभावित होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, यहां पे बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर आयनिक रेडियस घटता है, इंक्रीजेस विथ मोर इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जब धातु आयन बनाती है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने से नाभिक का आकर्षण बढ़ता है और आयनिक रेडियस घट जाता है ना। एग्जाम्पल से समझे, सोडियम प्लस का रेडियस जो है वो सोडियम से छोटा है, क्योंकि यहां पर प्लस आयन बन गया है और इसी वजह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होने से नाभिक का आकर्षण जो है वो बढ़ता है और आयनिक रेडियस घट जाता है। ओके, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? 12 है ना, 12 जोड़ी, यानी कि 12 टोटल मिलाकर के। मानव शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, इनमें से 7 जोड़ी सच्ची और 3 जोड़ी झूठी और 2 जोड़ी तैरती हुई पसलियां कहलाती हैं। अच्छा, तो इन व्याख्याओं को आप यहां से देख लेंगे। ओके, मानव में सबसे अधिक पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिका कौन सी है? न्यूट्रोफिल। ओके, न्यूट्रोफिल जो है वो श्वेत रक्त कणिकाओं में सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं और रोगाणुओं से रक्षा जो है वो यही करते हैं, है ना, न्यूट्रोफिल। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ऑक्यूर्स थ्रू, इसके द्वारा होता है फ्रेंड, फ्लोएम, है ना। देखो, दो चीजें यहां पर, पौधों में भोजन का परिवहन और पौधों में जल का परिवहन, दो चीजें पूछी जाती हैं। तो पौधों में भोजन का परिवहन जो है वो फ्लोएम के माध्यम से होता है और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पौधों में जाइलम के द्वारा होता है। तो अगर वाटर के बारे में पूछा जाता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जाइलम आंसरिंग करते, लेकिन पूछा जा रहा है भोजन के बारे में तो फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दो चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। पहला तो यहाँ पर मैंने बता ही दिया, दोनों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसे ध्यान में रखेंगे। पूछ करके कंफ्यूजन पैदा किया जाता है एग्जाम में उसमें। फ्लोएम जो है वो उत्तक पत्तियों में बने, फ्लोएम उत्तक क्या करता है, पत्तियों में बने हुए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम ये करता है। और जाइलम क्या करेगा, पौधों में जल का परिवहन करेगा। जाइलम, जैसे जाइलम और जैसे जल, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, मानव में कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन, विच विटामिन helps calcium absorption? Vitamin helping calcium absorption, and that is vitamin D. विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसलिए हमें सूर्य का प्रकाश जो है वो मॉर्निंग में लेना चाहिए, स्नान करके धूप वेक करना चाहिए, ये बहुत ही फायदेमंद चीज है। मानव में रक्त का थक्का बनने का अंतिम उत्पाद क्या है? फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमन बॉडी, एंड दिस इज फाइब्रिन, है ना। ओके, फाइब्रिन क्या है? फाइब्रिन रक्त के थक्के के बनने की प्रक्रिया में अंततः फाइब्रिन जो है वो जाल बनाता है और यही जो है वो रक्तस्राव को रोकता है। कटने के बाद जो ब्लडिंग रुक जाता है, तो ये फाइब्रिन की वजह से ही जो वहां पे जाले देखते हैं, जो थक्के जम जाते हैं, वो फाइब्रिन का ही एक जाला होता है। ओके, तो फ्रेंड्स 25 क्वेश्चंस इज ओवर एंड in which questions you have discussed almost 4 to 5 questions। तो इस तरह से हम कह सकते हैं लगभग 100 क्वेश्चंस को हमने शूट आउट यहां से कर लिया। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास वेरी मच, और आप यहां से बहुत कुछ सीखते हुए इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को जारी रखें। वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, और अधिक से अधिक
मात्रा में बच्चों को जोड़ करके इस चैनल को एक लंबी कारवां प्रदान करें और हम सब मिल करके अपने डिजायर्ड जो गोल होंगे उसे अचीव करेंगे, है ना। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।